नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो लगातार सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट 9 प्रैक्टिस सेटों को अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको अभी तक के 9 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? आपको पता होगा, पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म जो पुरस्कार आपके होते हैं, ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक पद्म विभूषण होता है, एक आपका पद्म भूषण होता है और एक आपका क्या होता है, पद्म श्री होता है। तो कल के वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हमने पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेताओं के बारे में बात कर ली थी। आज के इस लेक्चर में, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम पद्म भूषण पुरस्कार के विजेताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि साल 2023 के लिए किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीनिवास वर्धन को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनिवास वर्धन को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बल्कि इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धन को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी तीनों आपके श्री कुमार मंगलम बिरला हो गए, श्री दीपक धर हो गए, सुश्री सुमन कल्याणपुर हो गई, ये तीनों लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, लेकिन श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण दिया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। टोटल जो है 9 व्यक्तियों को जो है, टोटल 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। ये 9 व्यक्ति कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। श्री SL भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर, सुश्री चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति, श्री कमलेश D पटेल, सुश्री वाणी जयराम, ये 9 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पद्म विभूषण जो है 6 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनके बारे में हमने कल के वीडियो में बात कर ली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो कौन वायसराय था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी? तो इसका नाम था मेयो। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेयो की जो हत्या थी, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1869 से लेके 1872 तक भारत का वायसराय रहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा मेयो के शासनकाल में ही 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत भी होती है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत है 1872 से होती है, मेयो के शासनकाल में ही। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वही अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल से होती है, अगर नियमित शब्द आपसे जुड़ जाए, नियमित शब्द पूछ ले कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है, तो भारत में नियमित जो जनगणना थी यह 1881 में शुरू की गई थी, रिपन के कार्यकाल में। जनगणना की जो शुरुआत तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हो गई थी, लेकिन वह नियमित रूप से नहीं की जा रही थी। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत थी यह रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन उस समय वायसराय था। 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो गला होता है यह डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की यहाँ पे बात की जा रही है, पूछी जा रही है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस वर्ष में, किस क्रम की यह भारत की राष्ट्रपति थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यह किस वर्ष में भारत की राष्ट्रपति बनती हैं और ये किस क्रम की भारत की राष्ट्रपति रहती हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं इन तीनों ऑप्शन की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार और सुचिता कृपलानी के बारे में, तो इनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वही मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य की, आप याद रखिएगा। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसके पास है? तो सुचेता कृपलानी के पास। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत में एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न किसको दिया गया था पहली बार? मतलब पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी को किस वर्ष में दिया गया था भारत रत्न? तो 1971 में। 1971 में जो है इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे भारत रत्न की बात हो रही, तो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था किसको दिया गया था? तो 1954 में। वर्ष आप याद रखिएगा, 1954 का वर्ष था। 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन 3 लोगों को जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है, आपसे डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं ऑप्शन में 3 अन्य महिलाएं हैं, इनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम था आशा पूर्णा देवी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? यानी कि इस राज्य ने ये डिसीजन लिया है कि इस राज्य में साल 2050 तक जो है नेट जीरो एमिशन हो जाएगा। तो यह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने हाल ही में फैसला किया है कि यह साल 2050 तक नेट जीरो राज्य बन जाएगा, नेट जीरो एमिशन करने वाला राज्य बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगसी। यह चीन की इंपॉर्टेंट नदी है यांगसी, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यांगसी जो है यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यांगसी रिवर जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, और यह कहाँ पर बहती है? तो यह चीन में बहती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? तो इसको कहाँ पर लगाया गया भाइयों? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया? तो गोल्ड सिक्का नामक कंपनी के द्वारा। गोल्ड सिक्का यह जो है यह सोने को खरीदने और बेचने के व्यापार करने वाली एक संस्था है, कंपनी है। इसी के द्वारा जो है हैदराबाद में
पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया और इस एटीएम की सहायता से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किस कंपनी ने लगाया है, तो गोल्ड सिक्का नामक कंपनी लगाया है, या जो गोल्ड सिक्का नामक कंपनी या सोने को खरीदने और बेचने का व्यापार करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टाइम मैगजीन ने साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? टाइम मैगजीन ने साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को जो है टाइम मैगजीन ने साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बी और सी आपका बिल्कुल सही है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये कौन है? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और टाइम मैगजीन के द्वारा। इसके अलावा जो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है, इसको भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में एमटीएस और सीएचएसएल में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका मतलब कौन सा संबंध इसमें से सही नहीं है? इसमें से आपको गलत संगत को बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो एक बाइट में आपका 8 बिट्स होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट्स होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और 1 गीगाबाइट में आपका 1024 किलोबाइट होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यहाँ पे 1 जीबी आपका कितने के बराबर होता है? तो 1 जीबी जो होता है, 1 गीगाबाइट आपका होता है 1024 MB के बराबर होता है। कितने के? तो यहाँ पे मेगाबाइट होना चाहिए था। 1024 MB कहने की मेगाबाइट के बराबर होता है आपका 1 जीबी। वहीं 1 टेराबाइट आपका किसके बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है आपका 1 टेराबाइट। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला था यह सुमेलित नहीं था, आप इसे याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था। यहाँ पे सारी डिटेल भी इसके बारे में लिखी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यूनिट है। तो 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है, 1 KB में आपका 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में आपका 1024 किलोबाइट होता है, और 1 GB में आपका 1024 मेगाबाइट होता है, और 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB में आपका 1024 गीगाबाइट्स होता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नगोबा जात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ का, किस स्टेट का एक जनजातीय त्यौहार है? तो नगोबा जात्रा यह तेलंगाना का एक जनजातीय त्यौहार है, ट्राइबल फेस्टिवल है। कहाँ का? तो तेलंगाना का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जो भारतीय ओलंपिक संघ हमारा है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, इनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीटी ऊषा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पीटी ऊषा को जो है भारतीय ओलंपिक संघ का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ये पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। पीटी ऊषा को हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम क्या है? तो उड़न परी इनको कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 का संबंध आपका वित्तीय आपातकाल से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित आपका अनुच्छेद 360 है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी का प्रावधान है, 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। एक आपका आर्टिकल 352 में है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहा जाता है। इसके बाद आपका आर्टिकल 356 में है, 356 में इसको हम स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और एक आपका है आर्टिकल 360, जिसको हम वित्तीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र हमारे संविधान में। आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल,
आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, वहीं आर्टिकल 360 को हम वित्तीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी थे? आपको उस भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताना है जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल से। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये राष्ट्रपति से पहले लोकसभा स्पीकर भी थे, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति। 1977 से 82 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हुआ है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तथा ये निर्विरोध जो है प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कही जाती हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं, तो ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक हैं? तो इनका जो विस्तार है अरावली की पहाड़ियों का गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उनको हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की जो है बेटी थी? आपको उनका नाम बताना है जिससे पृथ्वीराज चौहान ने ब्याह किया था, जो उन पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो आप याद रखिएगा इनका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान ने जो है संयोगिता से विवाह किया था और यह जो संयोगिता थी यह गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री थी, बेटी थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोगिता इनका नाम था, संयोगिता। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम, इनको हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहा जाता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चौहान वंश के ये प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक चीनी तीर्थयात्री कौन नहीं था? इसमें से कौन एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था, आपको बताना है। तो इसमें से नीचे के तीन, फायान हो गया, सुयान जांग हो गया, ई सिंह हो गए, ये तीनों जो है चीनी तीर्थयात्री थे, लेकिन अलबरूनी जो है ये चीनी तीर्थयात्री नहीं था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह जो अलबरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो आपका अलबरूनी था यह किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। बाकी के जो तीनों हैं, फायान हो गए, सुआन जांग हो गया और ई सिंह हो गया, ये तीनों जो है तीर्थयात्री थे। कहाँ के? तो चीन के। लेकिन अलबरूनी जो है यह चीनी तीर्थयात्री नहीं था, यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया हुआ था। इसकी एक फेमस कृति है, रचना है, जिसको हम बोलते हैं तहकीक ए हिंद। अलबरूनी की एक फेमस रचना है जिसको बोला जाता है तहकीक ए हिंद। यह भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको किसने लिखा है? तो अलबरूनी के द्वारा इसको लिखाया गया है। तहकीक ए हिंद को हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, किताबुल हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में जो अनुवाद था, अंग्रेजी भाषा में,
उसको सर्वप्रथम बार किसने किया था? तो एडवर्ड सचाऊ ने। ये नाम भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडवर्ड सचाऊ। एडवर्ड सचाऊ ने पहली बार तहकीके हिंद का जो सचाऊ है, सचाऊ इस प्रकार से लिखा गया यहाँ पे, एडवर्ड सचाऊ। ये क्यों फेमस है? तो एडवर्ड सचाऊ ने पहली बार तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तहकीक ए हिंद को हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस रचना थी किसकी? अल बरूनी की, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किया गया था एडवर्ड सचाऊ के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा अल बरूनी जो था यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो तहकीक ए हिंद है किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। तहकीक ए हिंद को जो है अल बरूनी ने अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में लिखा हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। तथा सरदार पटेल, सरदार पटेल के बाद सरदार पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो आप याद रखिएगा गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार पटेल के पास था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये हम कब की बात कर रहे हैं? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, जिनमें प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद। वहीं सरदार पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो सरदार पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में वर्ष 1924 में किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम जब आया था और उसकी महारानी क्वीन मैरी जब आई थी, तो उसके स्वागत में वर्ष 1924 में किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वह करवाया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव थी यह 1911 में ही रख दी गई थी। 1911 में ही इसकी नींव रख दी गई थी और 1924 में यह जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह बनकर तैयार हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन आप बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, आप इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड की जांच के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, टाइफाइड की जांच के लिए। मानव शरीर में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। यानी कि यकृत जो हमारा होता है, लीवर जो हमारा होता है, यह किसका उत्पादन करता है? तो यूरिया का उत्पादन करता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है और जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। उस ऑपरेशन को आपको बताना है जिसके कारण जो हैदराबाद राज्य था वह भारत में मिल गया था। तो आप याद रखिएगा, हमारी सेना जो थी, हमारी भारतीय सेना जो थी, उसी के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। यह एक प्रकार का सीक्रेट ऑपरेशन था जो 1948 में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत ही हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी ऑपरेशन के चलते जो अंतिम निजाम था हैदराबाद का, उस्मान अली खान, उसको जो है सत्ता से हटा दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसी ऑपरेशन पोलो के तहत ही जो हैदराबाद का निजाम उस समय था, अंतिम निजाम,
उस्मान अली खान उसको सत्ता से हटा दिया गया और हैदराबाद का जो विलय था उसको भारत में कर दिया गया। तो ऑपरेशन पोलो के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सोना का प्रतीक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोना का प्रतीक क्या है। तो सोना का प्रतीक आपका AU हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। AU जो है सोना का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं का इसमें से क्या होता है? धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, या गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, या गलनांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है, या गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है। इसमें से धातुओं में क्या गुण पाए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो धातुओं का गुण क्या होता है? इनका गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका गलनांक और क्वथनांक जो है दोनों उच्च होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे, तो ऑप्शन अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संविधान सभा के पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मतलब जवाब देना है इसका आपको। और हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है? हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन जो है बांग्ला भाषा में अपनाया गया है। वहीं संविधान सभा के द्वारा जो है किस वर्ष में कब जो है संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को अपनाया गया था? तो हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था जन गण मन को, और हमारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल जो है किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो भोजताल जो है किस राज्य में स्थित है? तो भोजताल जो है आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भोजताल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत के कितने राज्यों की में समुद्र तट है? भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के कितने राज्यों में आपको समुद्र तट मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, भारत के 9 राज्यों में आपको समुद्र तट मिलेगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे समुद्र तट है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पश्चिम साइड से स्टार्ट करते हैं। तो गोवा आपका एक हो गया, गोवा हो गया। गोवा के बाद आपका कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका केरल हो गया, केरल के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका क्या हो गया? उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य आपके हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक राज्य आपका कोई छूट रहा है यहाँ पे। आपका एक राज्य कौन सा छूट रहा है? यहाँ पे गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र के बाद आपका केरल हो गया, केरल के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और वेस्ट बंगाल के बाद एक राज्य आपका छूट रहा है, एक आपका गुजरात हो गया। यहाँ पे गुजरात आपका छूट रहा था। तो गुजरात हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया आपका, गोवा हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद आपका केरल हो गया, केरल के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो टोटल 9 स्टेट हैं जिनके समुद्र तट हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था उसको हमने यहाँ पे आप कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको मज़ा आ रहा होगा।
आपके एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट फायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।